सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए आज हम इस वीडियो में राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति नामक अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय संस्कृति आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, पहले आपको ये जानना होगा। आज हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उसको विस्मृत करते जा रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है सत्य और अहिंसा, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को जाने, समझे, पहचाने, खुद को भारतीय समझने में गौरवान्वित महसूस करें, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में ये भारतीय संस्कृति जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है वो शामिल किया गया है। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, उसको उस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेषकर ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती है बिल्कुल भिन्न है। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत से अवगत ना हो, भारत की प्राकृतिक दशाओं से अवगत ना हो, भारतीय लोगों से ना अवगत हो, भारत में विद्यमान लोगों के धर्म, आचार, विचार, रहन सहन से अवगत ना हो, तो ये कह उठेगा, अगर वो एक छोर से दूसरे छोर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम तक की यदि वो यात्रा करेगा तो ये कह देगा, अनायासी उसके मुंह से निकल जाएगा कि भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियाँ निवास करती हैं। पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और प्राकृतिक दशाएं भी हमारे यहाँ बदलती रहती हैं। प्राकृतिक स्थितियाँ भी भिन्न हैं। कहीं नदियाँ हैं तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है, कहीं रेगिस्तान है। विभिन्न प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो एक भारतीय जो इन सबसे एक विदेशी जो इन सबसे अवगत नहीं है, अगर वो भारतवर्ष में आएगा और भारत की यात्रा करेगा, भ्रमण करेगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो वो भारत इस विविधताओं से भरे हुए देश को देखकर अनायासी को कह उठेगा कि भारत एक देश नहीं कई देशों का समूह है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों में हम एक दूसरे से भिन्न हैं जो हमारी आंखों के समक्ष आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, उनकी अलग आचार, विचार, व्यवहार, रहन सहन शैली है, और जो पंजाब के लोग हैं उनकी अलग है, गुजरात के लोग हैं अलग है, सबका खान पान भी अलग है, सबका व्यवहार भी अलग है, सबका कद काठी भी अलग है, सबकी शारीरिक बनावट भी अलग है, सबका रंग रूप भी अलग है। तो वो ये कह ही उठेगा। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर नजर आ सकती है। अगर हम प्राकृतिक विभिन्नताओं की बात करेंगे तो उसमें भी आपको विभिन्नताएं ही नजर आएंगी जो केवल एक महाद्वीप के अंदर ही हो सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर में मिलेंगी। हिमालय जो कि भारतवर्ष की रक्षा करता है, अगर आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो बर्फ से आच्छादित हुई पहाड़ियाँ मिलेंगी, चोटियाँ मिलेंगी। और फिर जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों से के जल से अभिसिंचित समतल आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ियों के समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको बर्फ से आच्छादित हिमालय मिलेगा। फिर आप उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको समतल भूमि भी मिलेगी जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के जल से अभिसिंचित है। हरी भरी खेती आपको दिखाई पड़ेगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री आदि पहाड़ियों आदि की सुंदर पहाड़ियाँ जो रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो अगर आप पश्चिम से पूर्व तक जाते हैं तो भी आपको ऐसे विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों और आग से छुटकारा नहीं देती। अगर आप हिमालयी प्रदेश के निवासी हैं तो आपको वर्ष भर गर्म कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ वर्ष भर ठंड ही पड़ती है और कभी भी आपको गर्म कपड़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आप समतल प्रांतों में रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है, वहाँ की जो लू होती है वो आपके शरीर तक को जला देती है। और अगर आप वहीं कन्याकुमारी जाते हैं
हिमालय रहेंगे तो आपको ठंडी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी और आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर आप समतल प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी रहती है। और अगर आप भी कन्याकुमारी आप जाते हैं, यदि भारतवर्ष में यदि आप कन्याकुमारी जाते हैं तो वहाँ पे ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। बीच का मौसम, जैसा मौसम अभी चल रहा है, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी है, तो ये मौसम क्या होता है, सुखदायी होता है, सुखकारी होता है। तो वहाँ पे वैसा, अगर आप असम की पहाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर आप जैसलमेर में जाते हैं तो वहाँ पे तप्त भूमि आपको मिलेगी, जहाँ पर 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ की भूमि में ये जो यहाँ की मिट्टी में पाया ना जाता हो। कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ पर उपजता नहीं हो, कोई ऐसा फल फूल नहीं है जो यहाँ पर उगता नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए जंगलों में पाया ना जाता हो। और यदि हम इस सिद्धांत को देखना चाहते हैं, अगर हम इस तथ्य का परीक्षण करना चाहते हैं कि वातावरण का, परिवेश का असर व्यक्ति पर कैसे पड़ता है, तो हम भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांत के लोगों पर इसका आकलन करके देख सकते हैं। व्यक्ति के वातावरण का इस इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार में क्या फर्क पैदा करता है, क्या अंतर पड़ता है, उसका जीता जागता सबूत यहाँ के लोगों को देखकर आपको मिल जाएगा। अगर आप पहाड़ी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ के लोगों की आप कद काठी देखिए, वहाँ के शारीरिक गठन देखिए, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, उनका खान पान देखिए। अगर आप समतल भूमि में आते हैं, अगर आप उत्तरी प्रदेश में आते हैं तो यहाँ के लोगों को देखिए, नदियों के क्षेत्र के नीचे के किनारे जो लोग निवास करते हैं, आप वहाँ जाए, वहाँ के लोगों को देखिए, तो आपको अंतर मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा या ये भी आपको जानने को मिलेगा कि जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, जो प्राकृतिक विशिष्टताएँ होती हैं, वो लोगों पर कैसा असर डालती है, उसके खान पान। जैसे यहाँ पे गेहूँ धान दोनों बचते हैं, आप चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे। अगर आप बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में चावल अधिक उपजता है, मछलियाँ होती हैं, तो वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, चावल और मछली है। तो वातावरण क्या करता है, वो असर डालता है। पंजाब में आ जाएंगे, वहाँ पे मक्का और सरसों का साग है, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक, जो वहाँ की भूमि है, जो अन्न उपजाने में सक्षम है, वहाँ के लोग वही खाते हैं। तो वो वातावरण ने क्या किया, खान पान पे भी असर डाला, रहन सहन में भी असर डालता है। अगर आप हिमालय में जाएंगे तो गर्म कपड़े पहनेंगे, हम यहाँ है उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है तो हम वैसे ही कैजुअल कपड़े पहनेंगे। तो वातावरण ने क्या किया, व्यक्ति के आचार विचार, रहन सहन, खान पान पे प्रभाव डालता है। और अगर ये हमें जानना है तो हम कोई विदेशी यदि ये जानना चाहता है तो भारत में आकर भारतीय लोगों को देखकर ये समझ सकता है, ये जान सकता है। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाएं अंगीकृत हैं। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमाम भाषाएं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियाँ आती हैं और उन बोलियों की भी उपबोलियाँ होती हैं। तो ये तो रहा केवल हमने हिंदी का एक आंकड़ा दिया, वैसे गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, इन सब में भी होगा, इन सब भाषाओं में भी होगा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु में भी होगा, उनकी बोलियां होंगी, फिर उन बोलियों की बोलियां होंगी। तो यहाँ पे कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, इसका कोई गणना ही नहीं है। इसलिए ये कहावत प्रचलित है। ये कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर पानी। कोस कोस पर पानी बदल जाता है, पानी का जो स्वाद होता है अलग हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, आपके घर का पानी का स्वाद अलग होता होगा। अगर आप कहीं रिश्तेदार के घर गए या आपके घर का पानी का स्वाद अलग है, विद्यालय आएंगे तो उसके पानी का स्वाद अलग है ना। और बाड़ी तो बदलती ही है। जैसे भोजपुरी बोलते हैं तो उसकी भी कई लहजा होती है। जैसे यहाँ के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, जो बनारस क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अंतर होता है ना। तो बोलियाँ भी बदल जाती हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, ठीक है, वो सभी देशों में बसे हुए हैं। लेकिन भारत में बसे हुए सभी देशों से आए हुए भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारा भारतीय जो संविधान है, उसकी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो सभी धर्मों को मान्यता देता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार उपासना अर्चना कर सकता है, उसे किसी प्रकार का उसके कर्म कांडों में कोई व्यवधान नहीं उपस्थित किया जाता, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। और प्रस्तावना में भी एक शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लें तो सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पे जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। बोलियों की गिनती आसान है, हमने आपको बताया हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियाँ, उन 18 बोलियों की भी उपबोलियाँ होती हैं, तो हम हिंदी की बोलियों उपबोलियों की गणना नहीं कर सकते, तो बाकी की तो कहाँ से कर पाएंगे। और अगर हम हिंदू धर्म को ले लें, क्योंकि बाकी अन्य धर्मों के विषय में आपको नहीं पता होगा, हिंदू धर्म का ले लीजिए, आप देखिए 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अगर आप क्षत्रिय को ले लीजिए या ब्राह्मण को लीजिए तो उसमें भी कई जातियों में भी उपजातियां हैं। जैसे अगर आप ब्राह्मण को ले तो उसमें शुक्ला है, चतुर्वेदी हैं, झा हैं, ठीक है, उपाध्याय हैं, ओझा हैं, ब्राह्मण है। अगर आप क्षत्रिय को लेते हैं तो चौहान है, चंदेल हैं, परमार हैं, ठीक है, रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी है, बिचौनिया, ऐसे तमाम प्रकार के हैं। तो इसकी कोई गिनती ही नहीं, गणना ही नहीं है। और अगर इन विभिन्नताओं को देखकर अगर कोई अपरिचित आदमी जो भारत के विषय में नहीं जानता, अगर वो ये कह उठे कि यह एक देश नहीं कई देशों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से देखने में, जो ऊपर से देखता है उसको विभिन्नता ही देखने में आएगी, जबकि अगर जो आंतरिकता को देखता है तो ये पाएगा कि विभिन्नता में एकता वाला हमारा देश है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता में भी ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे कोई रेशमी धागा होता है और वो भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों और फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को नहीं मोहता, बल्कि दूसरों की सुंदरता से स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह से अपनी सुंदरता को दूसरे को सुशोभित करता है। जैसे आप देखिए एक रेशमी धागा है जिसमें विभिन्न प्रकार की मड़ियाँ, विभिन्न रंग की मड़ियाँ, विभिन्न रंग के फूल उसमें गूंथ दिए गए हैं, तो एक सुंदर हार तैयार होता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई सुगंधित फूल लगा हुआ है तो वो अपनी सुगंध से सबको सुगंधित कर देगा, या अगर कोई दूसरा सुगंधित है तो वो अपनी सुगंध दूसरों को दे देगा। तो वो क्या होता है, जब वो एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी क्षमता, उनका सौंदर्य, उनका निखार, उनका सुगंध अत्यधिक बढ़ जाता है और वो एक दूसरे के गुणों से सुशोभित होने लगते हैं। वही स्थिति हमारी भी है, हम भारतीयों की भी है कि यहाँ इस विभिन्नताओं में इतनी एकता और समता, इतनी समानता फैली हुई है कि ये विभिन्नताओं को एक ऐसे सूत्र में पिरो लेती है और पिरो का एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा मड़ियों और अलग अलग प्रकार की मड़ियों और फूलों को पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर देता है। और यह सत्य है, हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम। आपने ये भी देखा होगा कि नदियों का जो उद्गम, हम ये जो विभिन्न प्रकार के आचार विचार प्रचलित हैं, हम उन सबका जो समन्वय है उसको हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। अब पंजाब में जाएंगे देखेंगे वहाँ अलग तरीके से रीति रिवाज से विवाह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अलग, गुजरात में अलग और बंगाल में अलग, और इन सबका जो सम्मिलित रूप है वो क्या हो गया, वो भारतीय संस्कृति हो जाएगा। जैसे इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे नदियों का उद्गम स्थान अलग होता है, कोई नदी बंगाल की खाड़ी से निकलती है तो कोई कहीं हिमालय के तराई से निकलती है तो कोई कहीं से निकलती है, ठीक है, और फिर वो अलग अलग प्रदेशों में होकर बहती है, अलग अलग प्रदेशों में होकर बहती है और अलग अलग प्रकार के अन्न और फल फूल उग जाती है, लेकिन उनका संगम कहाँ होता है, समुद्र में होता है। समुद्र में आकर वो सब मिल जाती हैं, वो सब एक हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारी ये संस्कृति भी है, भले ही सबके अलग अलग नियम कायदे कानून विचार आचार व्यवहार है, लेकिन वो सब एक ही जगह पर आकर उनका संगम हो जाता है, सब एक ही जगह आकर समन्वित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसको ही हम नाम क्या देते हैं, भारतीय संस्कृति का। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती बढ़ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आपने देखा होगा 1200 लगभग
लगभग 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आ चुके था। तो मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी से लेकर विभिन्न प्रकार के मुगल वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश, इन लोगों ने शासन किया। फिर अंग्रेज सरकार आए और 1200 से हम पे शासन करना शुरू हो गया था। हम स्वतंत्र कब हुए? 1947 में। हमें पददलित किया गया, हमारी अस्मिता, हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास किया गया, हमें नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया। अगर भारतवर्ष की जगह कोई और राष्ट्र होता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता, लेकिन इतने पदाक्रांत होने के बाद भी आज हम अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, और केवल बनाए हुए ही नहीं हैं बल्कि दूसरे राष्ट्रों की प्रतिद्वंदिता में भी हम उनसे कहीं पीछे नहीं ठहरते। तो कुछ तो बात होगी कि लोगों ने तमाम कोशिशें की हमारी हस्ती मिटाने की, हमको नेस्तनाबूद करने की, हमें विश्व मानचित्र से समाप्त कर देने की, लेकिन हमारा अंत कोई नहीं कर पाया। हम ना खड़े हुए बल्कि दौड़ रहे हैं। इसका जो अगला भाग है वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।